बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड ऑल, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप सबको आज के सेमिनार में खुश आमदीद कहता हूँ। आज के सेमिनार का टाइटल है सिंपल प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज फॉर डिजिटल वेल बीइंग ऑफ पेरेंट्स एंड किड्स। सादा और काबिल अमल स्ट्रेटजीज जिससे वालदेन की और बच्चों की डिजिटल वेल बीइंग हो सकती है। ये हमारी डिजिटल हेल्थ सीरीज़ का तीसरा सेमिनार है और मैं हूं डॉक्टर राव मोहम्मद अदील नवाब। हमारे जो सेमिनार्स हैं उनका एक बुनियादी मकसद ये भी है कि हमारे एकेडेमिया, इंडस्ट्री और सोसाइटी में कल्चर डेवलप हो सके मुस्कुराने का और हौसला अफजाई करने का। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने भाई के सामने तुम्हारा मुस्कुराना तुम्हारे लिए सदका है। एक साहब की शादी हुई तो दुल्हन ने दूल्हे से कहा कि अपने खानदान के बारे में कुछ बताएं। तो दूल्हे ने कहा कुछ खास नहीं, हमारे दादा की जमीनें थी, वो सुबह घोड़े पे बैठते थे और घोड़ा दौड़ाते रहते थे और शाम हो जाती थी और जमीनें खत्म नहीं होती थी। तो दुल्हन ने कहा वाह बहुत जबरदस्त। दूल्हे ने कहा अब आप अपने खानदान के बारे में कुछ बताएं। तो दुल्हन ने कहा कुछ खास नहीं, हमारे दादा के पास एक डंडा था। जब गांव में बारिश ना होती और बारिश की ज़रूरत होती तो सारे गांव वाले हमारे दादा के पास आते और दरख्वास्त करते कि जो है ना बारिश करवा दें। तो वो अपना डंडा उठाते और बादलों को मारते और बारिश शुरू हो जाती। तो दूल्हा ने फौरन कहा कि चल झूठी, इतना बड़ा डंडा तुम्हारे दादा कहाँ रखते थे? तो दुल्हन ने मुस्कुराते हुए कहा आपके दादा की ज़मीनों में। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें और आपको अपने गिर्द गिर्द जो भी कुछ अच्छा होता नजर आए उसकी ज़रूर हौसला अफजाई करें। इन दो बातों से, मुस्कुराते रहने से और हौसला अफजाई करने से, इंशाल्लाह आप मोटिवेटेड रहेंगे और आपका एनर्जी लेवल बेहतर रहेगा। आज के सेमिनार में सबसे पहले मैं एक क्विक रिकैप दूंगा अपने पार्ट 2 का। हैज टेक्नोलॉजी बिकम द बिगेस्ट एडिक्शन ऑफ द वर्ल्ड? क्या टेक्नोलॉजी दुनिया की सबसे बड़ी एडिक्शन बन चुकी है? यहाँ पे एक सवाल है कि अगर हम स्मार्टफोन या सोशल मीडिया का एक्सेसिव यूज़ करते हैं, यानी उसे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी पर क्या नताइज मुरतब होते हैं? तो जी काइंडली कोई बताएगा आपके ख्याल में क्या है? स्टडीज़ ये कहती हैं कि जो स्मार्टफोन का यूज़ है वो हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है ग्लोबली। 2007 में पहला स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था और स्टडी के मुताबिक 2022 में सिर्फ 15 साल के बाद अमेरिका के 95% नौजवानों के पास स्मार्टफोन है और वो औसतन रोज़ाना 9 घंटे अपना स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है। अमेरिका के एक साइकेट्रिस्ट हैं डॉक्टर जस्टिन, वो ये कहते हैं कि उनके जो मरीज हैं उनमें ज़्यादातर बच्चे हैं और उनकी उम्र 5 से 19 साल है और वो स्मार्टफोन के एडिक्ट हो चुके हैं। अगर हम रिलेशनशिप्स की बात करें तो चंद साल पहले एक स्टडी आई जिसके मुताबिक कि 2001 में हर अमरीकी के औसतन 10 करीबी दोस्त थे, लेकिन आज हर अमरीकी के तकरीबन 2 करीबी दोस्त हैं। और ये स्टडी चंद साल पहले थी, हो सकता है कि अब सिचुएशन इससे भी ज़्यादा वर्स्ट हो। अगर हम बात करें ऑनलाइन जो प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, फॉर एग्जांपल लिंक्डइन, तो उसमें एक स्टडी के मुताबिक क्रिस्टन एक टॉप वाइस हैं लिंक्डइन पे, वो कहती हैं कि जैसे जैसे मैं ऑनलाइन कनेक्ट हो रही थी लोगों से और अपने रिलेशनशिप्स बिल्ड कर रही थी, मैंने नोट किया कि जो मेरे रियल वर्ल्ड में रिलेशनशिप्स थे मैं उनको लूज करती जा रही हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारी स्टडीज हुई कि अगर आपने अपने बच्चों को स्मार्टफोन दे दिया है जिसमें सोशल मीडिया भी मौजूद है और आप अपने बच्चों को मॉनिटर नहीं कर रहे और सुपरवाइज नहीं कर रहे कि वो अपने स्मार्टफोन और सोशल मीडिया पे क्या कर रहे हैं, तो इसके सोसाइटी पे क्या नतीजे हैं? तो स्टडीज ये कहती हैं कि बच्चों में सबसे पहले स्लीपिंग डिस्टरबेंस आई है। अब बच्चे प्रॉपरली सो नहीं पा रहे जिससे उनकी ओवरऑल लाइफ बहुत मुतासिर हो रही है। इसके साथ बच्चों में गैर इखलाकी तस्वीर और वीडियोस देखने का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। साइबर बुलिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी है और एक एपिडेमिक राइज है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज है डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में, खुदकुशी की कोशिशें करने में, अपने आप को नुकसान पहुंचाने में और तलाक की रेशों में। इसके साथ साथ स्टडीज़ ये कहती हैं
कि काफ़ी ज़्यादा कमी आई है लोगों के खुश रहने में, पुरसुकून रहने में, प्रोडक्टिविटी में और फोकस में। अगर मैं इस सारे को समराइज़ करूं तो हम देख सकते हैं कि स्मार्टफोन और सोशल मीडिया का यूजेज बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और इसके जो नताइज हैं वो कोई अच्छे नहीं हैं। अगर हमने टाइमली स्मार्टफोन, सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को कंट्रोल ना किया तो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इससे ज़्यादा बुरे नताइज हमारे सामने आना शुरू हो जाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपनी ओवरऑल वेल बीइंग और डिजिटल वेल बीइंग के ऊपर तवज्जो दें और जो डिजिटल वेल बीइंग की स्ट्रेटजीज हैं उनको प्रैक्टिस करें। इस सेमिनार का जो बाकी हिस्सा है उसमें मैं वेल बीइंग और पर्टिकुलरली डिजिटल वेल बीइंग के हवाले से कंटेंट आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि वेल बीइंग और डिजिटल वेल बीइंग में क्या फ़र्क है। काइंडली कोई बताएगा जी, आपके ख्याल में क्या फ़र्क है? वेल बीइंग कहते हैं किसी भी इंसान की उस स्टेट को जिसमें वो आरामदेह हो, सेहतमंद हो और खुश हो। डिजिटल वेलबींग कहते हैं कि आपकी वो पर्सनल वेलबींग जो आपको हासिल होती है डिजिटल टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने से। यानी आप डिजिटल टेक्नोलॉजी को इस तरीके से इस्तेमाल करें कि आपकी जो ओवरऑल पर्सनल वेलबींग है, यानी आप आरामदेह भी हों, आप सेहतमंद भी हों और आप खुश भी हों। अगर आप डिजिटल टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं और आपके आराम में, सेहत में और खुशी में कमी आ रही है तो इसका मतलब ये है कि आप टेक्नोलॉजी को सही इस्तेमाल नहीं कर रहे और आपको डिजिटल वेलबींग की प्रैक्टिसेस सीखने की ज़रूरत है। यहाँ पे एक और सवाल है कि आपके ख्याल में डिजिटल वेलबींग का क्या मकसद है? काइंडली कोई बताएगा जी? जी प्लीज। डिजिटल वेलबींग का मकसद ये है कि हम लोगों की मदद करें और उनको ये सिखाएं कि वो टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से कैसे इस्तेमाल करें जिससे उनकी ओवरऑल लाइफ बेहतर हो और उनकी जिस्मानी सेहत, दिमागी सेहत, रूहानी सेहत, माशरती सेहत और ओवरऑल जो ज़िंदगी की क्वालिटी है उसको कोई नुकसान ना पहुंचे। इसी से कनेक्टेड अगला सवाल है कि अगर हम डिजिटल वेलबींग सीख लेते हैं तो हमें उससे क्या फायदे हासिल होंगे अपनी जिंदगी में? काइंडली कोई गेस करेगा जी? स्टडीज ये कहती हैं कि अगर आप डिजिटल वेलबींग सीख लेते हैं तो आपका लाइफस्टाइल बैलेंस्ड हो जाएगा। यानी जो आपकी ऑनलाइन वर्ल्ड है और जो ऑफलाइन वर्ल्ड है आप उसको अच्छे तरीके से बैलेंस कर सकेंगे। आपकी दिमागी सेहत बेहतर होगी, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपके जो रिलेशनशिप्स हैं वो बेहतर होते चले जाएंगे और आपका फोकस इंक्रीज होगा। और इस वक्त जो फ्रैगमेंटेड कंसंट्रेशन है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज बनी हुई है प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में भी और डेली इन्वायरमेंट में भी। हम रोजमर्रा जिंदगी में देखते हैं कि हम लॉन्ग स्पैन्स के अंदर फोकस नहीं कर पा रहे। इसके साथ साथ जो हमारी हैबिट्स हैं वो भी अच्छी हो जाएंगी, हमारी जो प्राइवेसी प्रोटेक्शन है वो भी बढ़ जाएगी, हमारे जो डिसीजंस हैं वो इन्फॉर्म्ड होंगे, यानी हम सोच समझ कर फैसले करेंगे और अच्छे फैसले करेंगे और जो हमारा स्क्रीन टाइम है वो भी कम हो जाएगा और हमारी क्रिएटिविटी भी बढ़ जाएगी। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे एडवांटेजेस हैं डिजिटल वेलबींग को सीखने के और हमें ये टाइम स्पेंड करना चाहिए कि डिजिटल वेलबींग की प्रैक्टिसेस को हम सीखें और उन पे अमल करें। अब यहाँ पे एक सवाल है कि जो डिजिटल वेलबींग की प्रैक्टिसेस हैं वो किस एज ग्रुप के लोगों के लिए सूटेबल हैं? काइंडली कोई बताएगा जी? एनी गेस? 5 से 19। जी। स्टडी एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि जो डिजिटल वेलबींग है वो हर एज ग्रुप के लोगों के लिए है, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, पेरेंट्स भी शामिल हैं, स्टूडेंट्स और टीचर्स भी शामिल हैं और प्रोफेशनल्स भी शामिल हैं। ये जो हमारा सेमिनार है इसमें हम डिजिटल वेलबींग पे बात करेंगे, बच्चों की और पेरेंट्स की, यानी ओवरऑल एक फैमिली की डिजिटल वेलबींग पे। और इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, टीचर्स और प्रोफेशनल्स के बारे में बात करेंगे। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि जो डिजिटल वेलबींग की प्रैक्टिसेस हैं वो आपको टेलर करनी पड़ेंगी और ट्वीक करनी पड़ेंगी हर एज ग्रुप के लिए। जो बच्चों के लिए डिजिटल वेलबींग की प्रैक्टिसेस हैं वो डायरेक्टली आप प्रोफेशनल्स के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते और वाइस वर्सा है।
अगर मैं इस सारे सेक्शन को समराइज करूं तो मैंने आपके सामने ये प्रेजेंट किया कि जो हमारी वेल बीइंग है वो ये इंश्योर करती है कि हम आरामदेह हों, हम सेहतमंद हों और हम खुश हों। और डिजिटल वेल बीइंग में हम ये इंश्योर करते हैं कि हम टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से यूज़ करें, जिससे हमारी ओवरऑल जो पर्सनल वेल बीइंग है वो बेहतर हो सके। अब यहाँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हम स्मार्टफोन को बहुत ज़्यादा यूज़ करने लग गए हैं, सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा यूज़ करने लग गए हैं और हमें सॉर्ट ऑफ उसकी एडिक्शन हो गई है, तो क्या हम अपनी विल पावर यानी कुव्वत इरादी से उस पर काबू पा सकते हैं? इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एडिक्शन और विल पावर की आपस में क्या रिलेशनशिप है। तो काइंडली आप में से कोई बताएगा कि अगर जो सोसाइटी में आजकल ग्लोबली स्मार्टफोन और सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल बढ़ गया है, तो क्या हम अपनी कुव्वत इरादी यानी विल पावर से उसको कंट्रोल कर सकते हैं? काइंडली कोई बताएगा जी, यस और नो? स्टडीज कहती हैं कि नो, आप सिर्फ अपनी विल पावर से इसको कंट्रोल नहीं कर सकते एडिक्शन को। इसमें मैं सिर्फ एक एग्जांपल आपके सामने कोट करूंगा, और ये डॉक्टर एनेस्थीसिया हैं, इनकी टेड टॉक अवेलेबल है। वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हैं। ये जो डॉक्टर साहिबा हैं ये पीएचडी डॉक्टर हैं और इनका 12 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है एज ए सीनियर डिजिटल मार्केटर। और ये कहती हैं कि मैं ऑलमोस्ट 24/7 अपनी डिवाइसेस के साथ होती थी और हर वक्त उनको यूज़ करती रहती थी। वही कहती हैं कि मैंने ये फैसला किया कि मैं स्मार्टफोन को छोड़ दूं। और जब उन्होंने ये डिसीजन लिया तो उन्होंने इससे दो सबक सीखे। पहला लेसन वो ये कहती हैं कि मैंने ये लर्न किया कि जितना हम सोचते हैं या ख्याल करते हैं, हमें उससे ज़्यादा अपनी डिवाइसेस की एडिक्शन हो चुकी है। लेकिन इसके साथ साथ हम ज़्यादा रिसोर्सफुल भी हो चुके हैं, जैसा कि हम अपने स्मार्टफोन से बहुत सारे काम डेली रूटीन के कर सकते हैं, जिसमें बैंकिंग है, कोई चीज़ इंफॉर्मेशन हमने सर्च करनी है, नेविगेशन करनी है एंड सो ऑन। दूसरा लेसन जो उन्होंने लर्न किया वो ये है कि अगर आप अपनी डिजिटल हैबिट्स को चेंज करना चाहते हैं तो आप अपनी विल पावर के ऊपर रिलाय ना करें, क्योंकि आप सिर्फ अपनी विल पावर से इन हैबिट्स को चेंज नहीं कर सकते, बल्कि अपने इर्द गिर्द स्ट्रक्चर्स क्रिएट करें, अपने इर्द गिर्द सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करें और उससे हेल्प लेकर अपनी डिजिटल हैबिट्स को चेंज करें। इस फिनोमेने को समझने के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब हम किसी अमल को बार बार करते हैं, हम रिपीटेड एक्शंस करते हैं, तो हमारा ब्रेन कैसे काम करता है। काइंडली कोई बताएगा जी। साइकोलॉजिकल रिसर्च ये कहती है कि जो हमारा दिमाग है वो बहुत लेजी है, सुस्त है। जब हम किसी काम को बार बार करते हैं, रिपीट करते हैं, तो जो हमारा दिमाग है उसमें जो न्यूरॉन्स और सेल्स हैं वो उनकी चेन्स बनाना शुरू कर देता है, जिसको न्यूरल पाथ कहते हैं। और इस न्यूरल पाथ से इंफॉर्मेशन को बार बार पास करना ब्रेन के लिए आसान हो जाता है। इसका आउटकम क्या आता है? साइकोलॉजिकल रिसर्च ये कहती है कि उस काम को जब हम बार बार करते हैं तो हमारा जो एक्शन है, हमारा जो बिहेवियर है, वो ऑटोमेटिक और अनकॉन्शियस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप नोट करके देखें कि आपको ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आप ऐसे ही जेब से अपना मोबाइल फ़ोन निकाल के चेक करना शुरू कर देते हैं। और स्टडीज ये कहती हैं कि हम ऑलमोस्ट हर 4 मिनट के बाद अपनी डिवाइस को चेक कर रहे हैं। और ये हैबिट क्यों डेवलप हुई है? क्योंकि हमने रिपीटेडली बार बार अपनी डिवाइसेस को चेक किया है। एक और एग्जांपल लें कि जब फॉर एग्जांपल कोई बाइक चलाना सीखता है, तो जब वो बार बार गियर चेंज करता है, ब्रेक लगाता है और रेस देता है, तो इस एक्शन को रिपीट करने से क्या होता है, उसके ब्रेन में न्यूरल पाथ बन जाती है और कुछ अरसे के बाद उसका बिहेवियर ऑटोमेटिक और अनकॉन्शियस हो जाता है और वो गियर को चेंज करता है, रेस देता है, ब्रेक को जो है वो दबाता है। सेम गोज फॉर द स्मार्टफोन एंड डिवाइसेस कि हमारा जो बिहेवियर है वो ऑटोमेटिक और अनकॉन्शियस हो जाता है। साइकोलॉजिकल रिसर्च ये कहती है कि अगर रिपीटेड एक्शन से आपके ब्रेन में ये न्यूरल पाथ बन गई है, तो इसको अंडू करना इतना आसान नहीं है। इसके लिए आपको कोशिश और मेहनत करनी पड़ेगी और इसमें टाइम भी लगेगा। इसलिए आप सिर्फ अपनी विल पावर यानी कुव्वत इरादी पे रिलाय ना करें, बल्कि हेल्प लें, सपोर्ट सिस्टम अपने इर्द गिर्द बनाएं, ताकि आप इससे निकल सकें। इसी को मैं कनेक्ट करता हूं दोबारा डॉक्टर एनेस्थीसिया से।
वो कहती हैं कि मैंने 2 दफा स्मार्टफोन छोड़ने की अटेम्प्ट की। पहली दफा वो कहती हैं जब मैंने स्मार्टफोन छोड़ा, तो जिस दिन मैंने स्मार्टफोन छोड़ा उसके एग्जैक्टली 5 महीने बाद मैंने एक्चुअल में उसको छोड़ा। यानी फॉर एग्जाम्पल, अगर आज 14 सितंबर को उन्होंने फोन छोड़ा, तो उस दिन वो उससे नहीं निकल पाई, बल्कि उन्हें 5 मंथ लगे। तो हमें ये जहन में रखना चाहिए कि अगर हम एक्सेसिव यूज कर रहे हैं स्मार्टफोन और सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी का, तो हमें एक्चुअल में उस फेज से निकलने में 5 to 6 मंथ लग सकते हैं। वो अपना दूसरा एक्सपीरियंस शेयर करती हैं कि जब उन्हें 1 साल हो गया स्मार्टफोन छोड़े हुए, तो उन्होंने एक स्मार्टफोन बैकअप के तौर पे ले लिया कि फॉर एग्जांपल अगर उनका लैपटॉप ब्रेक कर जाता है और उन्होंने किसी क्लाइंट से अर्जेंट मीटिंग करनी है, तो वो अपने स्मार्टफोन पे स्काइप को यूज करते हुए क्लाइंट से मीटिंग कर सकती हैं। लेकिन वो ये कहती हैं कि जैसे ही स्मार्टफोन मेरे हाथ में आया, तो मैंने देखा कि मैं उसे दोबारा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने लग गई हूँ। और उसकी रीज़न ये बताती हैं, क्योंकि वो पहले बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ किया करती थी स्मार्टफोन छोड़ने से पहले, तो वो न्यूरल पाथ उनके ब्रेन में बन चुकी थी, और उसकी वजह से वो दोबारा स्मार्टफोन के एक्सेसिव यूज़ में फॉल कर गई। तो यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो मैंने एग्जाम्पल कोट की है, ये एक पीएचडी डॉक्टर हैं, 12 साल से ज़्यादा सीनियर डिजिटल मार्केटर का एक्सपीरियंस है, और ये अपनी विल पावर के ऊपर जो स्मार्टफोन की एडिक्शन है या उसका एक्सेसिव यूज़ है, उससे नहीं निकल पाई। तो हमें चाहिए कि हम डिजिटल वेलबींग की प्रैक्टिसेस को सीखें, उनके ऊपर अमल करें और अपने गिर्द सपोर्ट सिस्टम भी बनाएं। यहाँ पे नोटिफिकेशंस के रोल को भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप में से कोई बताएगा जी नोटिफिकेशंस कैसे काम करते हैं? बेसिकली नोटिफिकेशंस आपको बार बार प्रॉम्प्ट करते हैं कि आप अपनी डिवाइस पर दोबारा आएं। कॉन्सिक्वेंटली होता क्या है कि आप अपनी डिवाइस को बार बार यूज करते हैं और आपका एक्शन रिपीटेड हो जाता है। और जब आप ये रिपीटेड एक्शन करते हैं अपनी डिवाइसेस को बार बार चेक करने का, तो जो आपका बिहेवियर है वो ऑटोमेटिक और अनकॉन्शियस हो जाता है। यहाँ पे मैं एक स्टडी को कोट करना चाहूंगा कि कितने परसेंट एंड्रॉयड के और आईओएस के यूजर्स हैं, वो जब किसी ऐप को यूज करते हैं तो वो ये ऑप्ट करते हैं कि उनको नोटिफिकेशन सेंड किए जाएं। तो काइंडली कोई बताएगा जी कितने परसेंट है? स्टडीज ये कहती हैं कि 87%, 87% एंड्रॉयड के यूजर्स और 48% आईफोन के यूजर्स, यानी 48% आईफोन के यूजर्स ऑप्ट करते हैं कि उन्हें ऐप नोटिफिकेशंस भेजे जाएं। अब यहाँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब आप किसी ऐप को ये अलाउ करते हैं कि वो आपको नोटिफिकेशन भेजे, तो आप उसको अलाउ कर रहे हैं कि वो डिसाइड कर सके कि आपका बिहेवियर क्या हो। तो अगर मैं अभी तक की इस सेक्शन की अपनी डिस्कशन को समराइज करूं, तो अगर हम बहुत ज़्यादा स्मार्टफोन और सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं और हमें अपने स्मार्टफोन के बगैर नहीं रहा जा रहा, और हम इसके जो यूजेज को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो हमारी विल पावर सिर्फ काफ़ी नहीं है। हमें डिजिटल वेल बीइंग की ट्रेनिंग्स लेनी चाहिए और देखना चाहिए वो कौन सी प्रैक्टिसेस हैं जिनको इस्तेमाल करके हम डिजिटल वेल बीइंग को अचीव कर सकते हैं, और अपने गिर्द हमें कौन सा सपोर्ट सिस्टम बनाना चाहिए कि हम इस एडिक्शन से बाहर आ सकें। यहाँ पे जो इस सेमिनार का बाकी हिस्सा है, उसमें मैं वो स्ट्रैटेजीज और टिप्स आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा कि जिनको हम अपनी डेली लाइफ में प्रैक्टिस करके अपनी डिजिटल लाइफ को बहुत अच्छा कर सकते हैं। आप में से काइंडली कोई बताएगा कि हमें किन 4 चीज़ों को मैनेज करना है जिससे हमारी डिजिटल लाइफ अच्छी हो सके? काइंडली कोई बताएगा जी? जी प्लीज, कोई गैस है जी? नोटिफिकेशन सर। अच्छा, शुक्रिया। स्टडीज कहती हैं आपने स्पेस मैनेजमेंट करनी है, टाइम मैनेजमेंट करनी है, रिलेशनशिप मैनेजमेंट करनी है और सेल्फ मैनेजमेंट करनी है। और इसमें से जो सबसे मुश्किल है वो सेल्फ मैनेजमेंट है। लेट्स स्टार्ट विद द डिजिटल वेलबींग स्ट्रेटेजीज फॉर पेरेंट्स एंड किड्स। और इसमें जो पहला पार्ट है, इसमें इंशाल्लाह मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा सिंपल स्ट्रेटेजीज और टिप्स के एक फैमिली यानी पेरेंट्स और बच्चे अपनी स्पेस मैनेजमेंट किस तरीके से कर सकते हैं। इसमें जो सबसे पहले स्ट्रेटेजी है वो है क्रिएट डिजिटल फ्री जोन्स। काइंडली आप में से किसी को आइडिया है कि स्ट्रेटेजी क्या है और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या टिप्स हो सकती हैं? कोई बताएगा जी? सर कुछ हम उसके अंदर कर सकते हैं कि अपने जो बच्चों को टाइम स्पेसिफिक कर सकते हैं कि वो
उसके हिसाब से वो यूज करें उन चीजों को। ये नोट याद रखिएगा कि ये जो टिप्स हैं ये स्पेस मैनेजमेंट के हवाले से हैं। क्रिएट डिजिटल फ्री जोन्स का मतलब है कि हम अपने घर के अंदर कुछ स्पेसिफिक एरियाज ऐसे बना दें जिसमें कोई भी डिवाइस अलाउड ना हो। फॉर एग्जांपल आपका बेडरूम है, आपका डाइनिंग रूम है, ये आपके डिवाइस फ्री जोन्स हो गए और आपने ये कह दिया कि यहाँ पे कोई स्मार्टफोन कोई लैपटॉप लेकर नहीं आएगा। तो इस तरह के कुछ स्पेसिफिक एरियाज हमें अपने घर में बनाने चाहिए जिसमें कोई भी डिवाइस अलाउड ना हो। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो सिंपल टिप्स हैं कि आपने क्लियरली बताना है कि वो कौन कौन से एरियाज हैं जिनके अंदर डिवाइसेस अलाउड नहीं है, आप उनको मार्क कर दें। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वहां पे आप साइंस और रिमाइंडर्स लगा दें। अगर कोई गलती से स्मार्टफोन या लैपटॉप या कोई डिवाइस लेकर आ जाए तो उसे पता चल जाए कि उसने यहाँ पर लेकर नहीं आना। जो तीसरा अहम पॉइंट है कि जो वालिदैन हैं और घर में बड़े हैं वो एक रोल मॉडल के तौर पे सर्व करें। वो उन डिजिटल फ्री जोन्स में ना अपना मोबाइल फोन इस्तेमाल करें ना लैपटॉप करें, ताकि बच्चे भी उनको फॉलो करें। चौथी टिप ये है कि आप अपने घर के अंदर जो नॉन डिजिटल एक्टिविटीज हैं उनको प्रमोट करें। फॉर एग्जांपल बुक रीडिंग है और जो है कोई बोर्ड गेम्स हैं एंड सो ऑन। इसके साथ साथ जो आखिरी टिप है कि जब आप खाना खाने के लिए बैठें तो उसमें किसी के पास भी कोई भी डिजिटल डिवाइस नहीं होनी चाहिए और आप खाने के दौरान एक दूसरे को याद दहानी कराते रहें कि हमने जो डिजिटल फ्री जोन्स हैं अपने घर के अंदर उनको मेंटेन रखना है। जो दूसरी स्ट्रैटेजी है वो है सेंट्रलाइज चार्जिंग स्टेशंस। काइंडली कोई बताएगा इसका क्या मतलब है और इसके लिए क्या टिप्स हो सकती हैं इंप्लीमेंट करने के लिए? इसका मतलब ये है कि हम अपने घर के अंदर एक स्पेसिफिक जगह बना दें कि जो भी हमारे मोबाइल फोन्स हैं लैपटॉप्स हैं वो सारे एक ही जगह पे चार्ज होंगे और उसके अलावा कहीं हम अपनी डिवाइसेस को चार्ज नहीं करेंगे। इसमें जो सबसे पहली जो टिप हो सकती है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कि वो जगह कन्वीनियंट होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल बाज लोग किचन को प्रेफर कर लेते हैं, बाज लोग कहते हैं कि भाई हम अपना जो डाइनिंग रूम है उसका एक कॉर्नर जो है वो कर देते हैं कि किसी और रूम में एक जगह फिक्स कर देते हैं। दूसरी जो टिप है उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए कि मल्टी पोर्ट चार्जर्स ले लें कि एक वक्त में मल्टीपल डिवाइसेस जो है वो चार्ज हो जाएं। तीसरी जो है कि टाइम सेट करें कि भाई रैंडमली हर कोई चार्ज ना करे। फॉर एग्जांपल आप ये कह सकते हैं कि सारी फैमिली जो है ना रात 10 बजे अपनी डिवाइसेस चार्जिंग के लिए लगाएगी, तो एक स्पेसिफिक टाइम फिक्स करें चार्जिंग के लिए। और जो आपका चार्जिंग स्टेशन है यानी जो जगह आपने चार्जिंग के लिए फिक्स किया उसको थोड़ा डेकोरेट कर लें ताकि वो अट्रैक्टिव बन जाए और जो फैमिली मेंबर्स हैं उनका इंटरेस्ट डेवलप हो कि उन्होंने वहां जाके अपनी डिवाइसेस को चार्ज करना है। और आखिरी पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि आपने सेफ्टी को इंश्योर करना है कि आपका चार्जिंग स्टेशन कोई ऐसी जगह ना हो जहां पे कोई हीट सोर्स है या कोई पानी बह के वहां पे आ जाए या कोई और चीज गिर जाए, तो सेफ्टी को इंश्योर करें। स्पेस मैनेजमेंट के लिए जो तीसरी टिप है वो है इम्प्लीमेंट अ डिजिटल डिटॉक्स आवर। काइंडली कोई बताएगा जी ये क्या है, स्ट्रेटेजी क्या है? अब पहले ये समझ लें कि डिजिटल डिटॉक्स क्या होता है। डिजिटल डिटॉक्स उस टाइम स्लॉट को कहते हैं जो आप अपने 24 घंटे में से किसी एक खास टाइम में फिक्स करते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि रात 8 से 9 बजे, तो ये आपका एक डिजिटल डिटॉक्स आवर हो गया। और इस एक घंटे के अंदर आप अपने आप को पाबंद करते हैं कि आप कोई भी डिजिटल एक्टिविटी नहीं करेंगे, आप कोई भी डिजिटल डिवाइस यूज नहीं करेंगे। तो 24 घंटे में पूरी फैमिली को, बच्चों और वालिदैन को 1 घंटा ऐसे स्पेंड करना चाहिए जिसमें कोई डिजिटल एक्टिविटी ना हो, कोई डिजिटल डिवाइस यूज ना हो। अब इसमें पहली टिप इसको इम्प्लीमेंट करने की है कि वो टाइम रेगुलर होना चाहिए यानी एक ही टाइम हो। फॉर एग्जांपल अगर आप डिनर करते हैं 7:30 से 8 बजे, तो आप कह सकते हैं कि जो 8 से 9 का टाइम है हमारा वो डिजिटल डिटॉक्स आवर है, उसको रेगुलरली फिक्स कर लें। आ एक दूसरे को इन्फॉर्म करें इसके बारे में और अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करें कि वो डिजिटल डिटॉक्स आवर एक साथ स्पेंड करें। इसके साथ साथ आपने जो ऑफलाइन एक्टिविटीज हैं, जैसे मैंने अर्ज किया कि आप वॉक पे जा सकते हैं, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप कोई बुक रीड कर सकते हैं, इस तरह की एक्टिविटीज आप प्लान करें जो आप डिजिटल डिटॉक्स आवर के अंदर कर सकें। इसके अलावा आपने अपनी जो डेली रूटीन है उसके अंदर इसको इंश्योर करना है कि डिजिटल डिटॉक्स आवर का टाइम मौजूद रहे।
और आखिरी पॉइंट ये है कि आपस में फैमिली मेंबर्स इस चीज़ को डिस्कस करें कि ये जो 1 घंटा हम डिजिटल एक्टिविटीज़ को अवॉइड करते हैं और डिजिटल डिवाइसेस को अवॉइड करते हैं, इसका ओवरऑल हमारी लाइफ पे कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है और हमें इसके क्या बेनिफिट्स हासिल हो रहे हैं। यहाँ मैंने इसको कनेक्ट करने की कोशिश की है इस चीज़ से कि अगर मैं अपनी स्पेस मैनेजमेंट करना चाहता हूँ डिजिटल लाइफ को बेहतर करने के लिए, तो क्या एंड्रॉयड और आईफोन मुझे इसके बिल्ट इन फीचर्स देते हैं? तो इसका आंसर ये है कि यस। हमारे जो एंड्रॉयड और आईफोन है वो हमें बहुत सारे बिल्ट इन फीचर्स देते हैं जिससे हम अपनी डिजिटल लाइफ बेहतर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एंड्रॉयड फोन में वर्क प्रोफाइल का ऑप्शन है कि फॉर एग्जांपल एक आपकी पर्सनल प्रोफाइल है, एक वर्क प्रोफाइल है। वर्क प्रोफाइल में वो ऐप्स हैं जो वर्क के लिए चाहिए और पर्सनल प्रोफाइल में वो हैं जो पर्सनल यूज़ के लिए चाहिए। तो जब आप वर्क प्रोफाइल पे स्विच होंगे तो जो आपकी पर्सनल ऐप्स हैं वो विजिबल नहीं होंगी और इससे आपकी जो डिजिटल एक्टिविटीज़ हैं वो काफ़ी प्रोडक्टिव हो जाएंगी। इसके साथ साथ इसमें बेड टाइम मोड है कि जब आपके सोने का वक्त करीब हो आप इसको ऑन कर दें तो आपके नोटिफिकेशंस भी म्यूट हो जाएंगे और जो आपके स्क्रीन की लाइट है वो भी डिम हो जाएगी। अगर मैं इसी पर्सपेक्टिव में आईफोन की बात करूं तो आईफोन आपको फोकस मोड्स का ऑप्शन देता है और फोकस मोड में आप डिफरेंट प्रोफाइल्स बना सकते हैं, पर्सनल प्रोफाइल, वर्क प्रोफाइल, स्लीप प्रोफाइल या कोई और उसमें आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक ऐप्स को सेट कर सकते हैं और चीज़ों को सेटअप कर सकते हैं। इसके साथ साथ आईफोन आपको होम स्क्रीन कस्टमाइजेशन का आइडिया का ऑप्शन देता है कि फॉर एग्जांपल आप अपनी वर्क प्रोफाइल के ऊपर जो होम स्क्रीन है उस पे जो आपको वर्क के लिए ऐप्स चाहिए वो सेटअप कर सकते हैं, पर्सनल में पर्सनल यूजेज की, और स्लीप जो आपका फोकस मोड है उसमें स्लीप की, एंड सो ऑन। तो अगर हम इन ऑप्शंस को यूज करें तो हम अपनी जो डिजिटल वेलबींग है उसको इंश्योर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो एंड्रॉयड फोन है, अगर आप इसकी सेटिंग्स में जाएं तो आपको ऑप्शन मिलेगा डिजिटल वेलबींग एंड पेरेंटल कंट्रोल, और उसमें आप जाके वर्क प्रोफाइल को सेटअप कर सकते हैं। यहाँ मैं एक कॉन्सेप्ट पेरेंटल कंट्रोल को क्लियर करता चलूं। पेरेंटल कंट्रोल किसको कहते हैं? पेरेंटल कंट्रोल इसको कहते हैं कि हम सॉफ्टवेयर और सेटिंग्स को इस तरीके से यूज करें कि हम अपने बच्चों की जो डिजिटल कंटेंट और जो डिजिटल डिवाइसेस की एक्सेस है उसको मैनेज भी कर सकें और कंट्रोल भी कर सकें। इसको पेरेंटल कंट्रोल कहते हैं। इसी तरह से आप एंड्रॉयड फोन में सेटिंग्स में जाके डिजिटल वेलबींग एंड पेरेंटल कंट्रोल में जाएं और अपना जो बेड टाइम मोड है उसको सेटअप कर सकते हैं। आईफोन आपको जो ऑप्शंस देता है वो फोकस मोड की देता है, आप उसकी सेटिंग्स में जाके और फोकस में जाके सारी चीज़ें सेटअप कर सकते हैं और होम स्क्रीन कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं। यहाँ एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि नए फीचर्स आते रहते हैं और फोन्स में चेंजेस होती रहती हैं, तो हो सकता है कि ये ऑप्शन किसी और तरीके से कुछ अरसे के बाद आ जाए। लेकिन यहाँ जो इंपॉर्टेंट मैसेज मैं देना चाह रहा हूँ कि वो ये है कि हमारे एंड्रॉयड और आईफोन्स के अंदर बहुत सारे बहुत अच्छे बिल्ट इन फीचर्स हैं जिससे हम अपनी स्पेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, रिलेशनशिप मैनेजमेंट और सेल्फ मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो हमें उन ऑप्शंस को अवेल करना चाहिए। अभी मैंने आपके सामने 3 यूजफुल स्ट्रेटेजीज प्रेजेंट की और 5 सिंपल टिप्स आपके सामने रखी कि जिनको इम्प्लीमेंट करते हुए आप अपनी स्पेस मैनेजमेंट बेहतर कर सकते हैं। ये जो दूसरा पार्ट है इसमें हम टाइम मैनेजमेंट की बात करेंगे कि वालिदैन और बच्चे टाइम मैनेजमेंट कैसे बेहतर कर सकते हैं। कोई बताएगा जी इस स्ट्रेटेजी का क्या मतलब है? सेट क्लियर स्क्रीन टाइम लिमिट्स। जी काइंडली कोई बताएगा जी। सर स्क्रीन टाइम्स को मेंशन कर दिया जाएगा कि इतनी देर तक स्क्रीन ऑन रहेगी उसके बाद बंद हो जाएगी। बिल्कुल ठीक, वेल आपने क्लियर बता दिया है कि इतने बजे से इतने बजे मैं स्क्रीन टाइम होगा और उसके अलावा मैं डिजिटल डिवाइसेस को यूज़ नहीं करूंगा। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो टिप्स हैं वो सबसे पहले वही है कि आपके एंड्रॉयड और आईफोन में जो बिल्ट इन स्क्रीन टाइम टूल्स हैं आप उनको यूज़ करें। दूसरी टिप ये है कि आप कम्युनिकेट करें और डिस्कस करें कि जो आपकी फैमिली है कि ये जो लिमिट्स हैं हमने इनको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है और इंश्योर करना है। इसके साथ साथ आप अपना एक डेली स्केड्यूल बनाएं और उस स्केड्यूल के अंदर अपनी डिजिटल एक्टिविटीज़ लिखें कि मैंने ये डिजिटल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है और मुझे इनमें इतना टाइम लगेगा। नेक्स्ट टिप ये है कि जो वालिदैन हैं और बड़े हैं वो एक रोल मॉडल के तौर पे पहले अपना स्क्रीन टाइम लिमिट इंश्योर करें और उनको देख के इंशाल्लाह बच्चे भी करेंगे। और आखिरी टिप ये है कि जो आपके स्क्रीन टाइम लिमिट्स हैं उनको आप रेगुलरली रिव्यू करें और अपनी ज़रूरत के मुताबिक उनको एडजस्ट भी करते रहें।
जो दूसरी स्ट्रेटेजी है वो है प्रायोरिटाइज टास्क विद डिजिटल टूल्स। काइंडली कोई बताएगा कि इसका क्या मतलब है जी? इसका मतलब ये है कि हमारी जो बाज डिजिटल टास्क हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल आपकी अपनी कंपनी के सीईओ के साथ मीटिंग है या कोई किसी क्लाइंट के साथ इंपॉर्टेंट मीटिंग है एंड सो ऑन। अब होता क्या है कि जब हम फॉर एग्जांपल फेसबुक देख रहे हैं या सोशल मीडिया पे हैं, हम उसके अंदर लॉस्ट हो जाते हैं और जो हमारे इंपॉर्टेंट टास्क हैं वो रह जाते हैं। तो हमने ये इंश्योर करना है कि जो हमारे इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल टास्क हैं वो हमारे सबसे टॉप पर हों, और उसके लिए हम डिजिटल टूल्स को यूज करें। फॉर एग्जांपल आप अपने कैलेंडर को सिंक्रोनाइज कर सकते हैं अपनी सारी डिवाइसेस के ऊपर, यानी मोबाइल फोन, लैपटॉप और कोई टैबलेट, कोई और डिवाइस है, सब पे आपका कैलेंडर सिंक्रोनाइज्ड हो, ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट टास्क या मीटिंग मिस ना करें। दूसरी जो टिप है कि आपने टू डू लिस्ट बनानी है और आपने उनको मैनेज करना है और कंट्रोल करना है। और टू डू लिस्ट में जो आपके इंपॉर्टेंट टास्क हैं वो टॉप पे होने चाहिए, पहले आपने उनको परफॉर्म करना है, फिर कोई और डिजिटल एक्टिविटी करनी है। तीसरा ये कि आप रिमाइंडर्स लगाएं कि जो क्रिटिकल टास्क हैं वो किस वक्त शुरू होने हैं, ताकि आप उन्हें परफॉर्म कर सकें टाइम पे। अगली जो टिप है कि जो आपके कुछ टाइम ब्लॉक्स हैं वो आप फिक्स कर दें कि उसमें आपने अपने इंपॉर्टेंट टास्क करने हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि सुबह 9 बजे से लेके 12 बजे तक मैंने जो इंपॉर्टेंट टास्क हैं और वो डिजिटल एक्टिविटी ही इन्वॉल्व है उनके अंदर, उनको मैंने करना है। इसके बाद जो आखिरी टिप है वो ये है कि जो आपके डेली प्रोग्रेस है, जो आपके डेली वर्क का स्केड्यूल है, आप उसको रिव्यू करते रहें, और जो अपनी टू डू लिस्ट है या जो अपना कैलेंडर है, आप उसको जो है वो मैनेज करते रहें, ताकि आपके इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल टास्क मिस ना हो और आपका टाइम भी ज़ाया ना हो। जो नेक्स्ट टिप है वो है इम्प्लीमेंट टेक फ्री मॉर्निंग्स एंड इवनिंग्स। काइंडली कोई बताएगा जी इसका क्या मतलब है? ये बड़ी यूजफुल और इंपॉर्टेंट टिप है जी। इसका मतलब ये है कि आप सुबह का कुछ वक्त और शाम का कुछ वक्त फिक्स कर दें कि जिसमें आपने कोई डिजिटल डिवाइस यूज नहीं करनी। फॉर एग्जांपल आप 5 बजे उठते हैं, तो आप 5 बजे से लेकर 7 बजे तक ये इंश्योर करें कि इन 2 घंटे में आपने कोई डिजिटल एक्टिविटी नहीं करनी, कोई डिजिटल डिवाइस यूज नहीं करनी। इस तरह फॉर एग्जांपल अगर आप 10 बजे सोते हैं, तो आप इंश्योर करें कि 8 से 10 आपने कोई डिजिटल एक्टिविटी नहीं करनी या डिजिटल डिवाइस यूज नहीं करनी। आप कोई और भी टाइम सेट कर सकते हैं, ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे कोट किया है। अब इसके लिए जो टिप्स हैं इंप्लीमेंट करने के लिए वो ये है कि आपने सबसे पहले तो मॉर्निंग की अपनी रूटीन बनानी है, कि आपने सुबह उठ के अपने स्मार्टफोन को सबसे पहले चेक नहीं करना, बल्कि कुछ टाइम के बाद आपने अपनी डिजिटल एक्टिविटी शुरू करनी है। उससे पहले सारी एक्टिविटीज नॉन डिजिटल होनी चाहिए। उसके बाद दूसरी जो चीज़ है वो है कि जो आपके डिवाइस फ्री जोन्स हैं, आप उनके अंदर जो है वो अपना टाइम जो है वो स्पेंड करें, क्योंकि आपके पास डिवाइस ही नहीं होगी तो आप उसे चेक भी नहीं करेंगे। तीसरा ये है कि आप स्मार्टफोन के ऊपर अलार्म ना लगाएं, बल्कि एक ट्रेडिशनल अलार्म क्लॉक ले लें जो पुराने वक्तों में आती थी। और उससे क्या होगा, मसलन आप स्मार्टफोन पे अलार्म लगाएंगे तो अलार्म बंद करने के लिए सुबह सबसे पहले आपके हाथ में स्मार्टफोन ही आएगा। तो लेकिन अगर आपके पास एक अलार्म क्लॉक है ट्रेडिशनल, तो आप उससे उठ जाएं, तो इससे आपकी जो मॉर्निंग होगी वो डिजिटल फ्री होगी। जो आखिरी टिप है कि जो आप इनकरेज करें कि आपने शाम को कोई बुक रीड करनी है या वॉक के लिए जाना है। तो जब आप नॉन डिजिटल एक्टिविटीज को प्रेफरेंस देंगे, तो शाम को भी जो आपका डिजिटल फ्री होगा टाइम, वो इंश्योर हो जाएगा। और जो आखिरी टिप है कि जो आपका नेक्स्ट डे है उसको आप आज ही प्लान करें, कि नेक्स्ट डे में मैंने कौन कौन सा टाइम जो है वो नॉन डिजिटल एक्टिविटीज में स्पेंड करना है, और मेरी मॉर्निंग भी नॉन डिजिटल हो जाए कुछ पार्ट उसका, और इवनिंग का भी कुछ पार्ट मेरा नॉन डिजिटल हो जाए। अगेन अगर एंड्रॉयड और स्मार्टफोन आईफोन की सॉरी हम बात करें, तो इसमें हमारे पास ऑप्शंस हैं टाइम मैनेजमेंट के लिए। एंड्रॉयड आपको ऐप टाइमर्स का ऑप्शन देता है, और जो है फोकस मोड का ऑप्शन देता है, जिसके ज़रिए से आप डिफरेंट ऐप्स पे डिफरेंट स्क्रीन टाइम लिमिट्स लगा सकते हैं। आईफोन भी आपको स्क्रीन टाइम का ऑप्शन देता है और फोकस मोड विद स्केजुलिंग का ऑप्शन देता है। इन ऑप्शंस को आप यूज़ करते हुए अपनी ऐप्स पे स्क्रीन टाइम लिमिट लगा सकते हैं और अपनी टाइम मैनेजमेंट को
बेहतर कर सकते हैं। अगेन जो हमारे पास ऑप्शंस हैं एंड्रॉयड में, वही सेटिंग्स में जाके डिजिटल वेलबींग एंड पेरेंटल कंट्रोल में जाएं और फिर आगे ऐप टाइमर में चले जाएं। और इसी तरह से आप एक्टिव कर सकते हैं फोकस मोड को एंड्रॉयड में, और आईफोन के अंदर भी आपके पास जो स्क्रीन टाइम को हैंडल करने के ऑप्शंस हैं वो फोकस मोड में जाकर हैं, और आप इसमें डिफरेंट सेटिंग्स कर सकते हैं। अभी मैंने आपको 3 सिंपल स्ट्रैटेजीज बताई और साथ ही हर एक के 5 सिंपल टिप्स बताई जिनको आप इंप्लीमेंट करके अपनी टाइम मैनेजमेंट बेहतर कर सकते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो रिलेशनशिप मैनेजमेंट है। इसमें जो पहला पॉइंट है वो है इस्टेब्लिश डिजिटल फ्री फैमिली टाइम। यहाँ मैं एक पॉइंट क्लियर कर दूं कि ये पॉइंट जो है स्पेस मैनेजमेंट में भी आ चुका है, और उसमें ये था कि सेट अ डिजिटल डिटॉक्स आवर, यानी आपकी पूरी फैमिली रोजाना 1 घंटा ऐसा गुजारे जिसमें कोई डिजिटल डिवाइस ना हो, जिसमें कोई डिजिटल एक्टिविटी ना हो। और ये पॉइंट जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने रिलेशनशिप मैनेजमेंट में भी दिया है, इसलिए मैंने इस पॉइंट को ऐड किया है कि ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपकी स्पेस मैनेजमेंट में भी हेल्प कर रहा है, आपकी रिलेशनशिप मैनेजमेंट में भी हेल्प कर रहा है। तो इसलिए इस पॉइंट को आप एक स्टार्टिंग पॉइंट के तौर पे भी ले सकते हैं कि अगर आप अपनी डिजिटल वेलबींग की तरफ फोकस हो रहे हैं तो पूरी फैमिली सबसे पहला काम ये करे कि 24 घंटे में से 1 घंटा ऐसा फिक्स कर दे कि जिसमें सारी फैमिली इकट्ठी हो, गपशप लगाए और कोई डिजिटल एक्टिविटी ना हो। जो दूसरी टिप है वो है यूज टेक्नोलॉजी टू इनहांस नॉट रिप्लेस कम्युनिकेशन। कोई बताएगा जी इसका क्या मतलब है काइंडली? इसका मतलब ये है कि जो फैमिली का आपस में राब्ता है वो टेक्नोलॉजी के ज़रिए से बढ़ना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, ना कि ऐसा हो कि लोग टेक्नोलॉजी को एक ऑल्टरनेटिव के तौर पे ले लें और उनकी आपस में जो मेल जोल है वो ख़त्म हो जाए। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो टिप्स हैं कि आपके वो रिश्तेदार या आपके वो दोस्त अहबाब जो आपसे दूर हैं, आप उनके साथ वीडियो कॉल करें। इसके साथ साथ जो आपके डिजिटल कैलेंडर्स हैं वो आप सिंक करें, ताकि आपको ये पता चल सके कि वो कौन सी टाइम स्लॉट्स हैं जो सारे फैमिली मेंबर्स की कॉमन है, और उसमें आप कोई नॉन डिजिटल एक्टिविटी कर सकें, कोई फिजिकल एक्टिविटी कर सकें। इसके साथ साथ आपने गोल सेट करने हैं कि आपने फेस टू फेस कन्वर्सेशंस करनी है अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ। इसके साथ साथ जो मैसेजिंग है उसको आप बहुत ध्यान के साथ करें, बहुत ज़्यादा मैसेजिंग ना करें, बल्कि मैसेजिंग का पर्पस ये होना चाहिए कि आप कोई नॉन डिजिटल एक्टिविटी और कोई फेस टू फेस जो एक्टिविटी है उसको प्लान कर सकें। और जो आखिरी टिप है कि जो ऑनलाइन कम्युनिकेशन है उसको ऑफलाइन इंटरेक्शन के साथ बैलेंस जरूर करें। ऐसा ना हो कि ऑनलाइन कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा हो जाए और जो ऑफलाइन इंटरेक्शन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। जो तीसरी इंपॉर्टेंट टिप है रिलेशनशिप मैनेजमेंट के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग ड्यूरिंग कम्युनिकेशन। मेरे चंद साल पहले एक साहब की कॉल आई और वो कहने लगे कि मेरी अपनी बीवी से लड़ाई हो गई है। तो उनसे मैंने मुद्दबाना अर्ज़ की कि आप अपनी अहलिया से गुफ्तगू कर रहे होंगे और मोबाइल फ़ोन पे कोई कॉल आ गई होगी और आपने अटेंड कर ली होगी। तो कहने लगे एग्जैक्टली यही हुआ था, और ये प्रॉब्लम अब बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। हम किसी सोशल गैदरिंग में देख लें, फैमिली में देख लें, हम थोड़ी सी देर किसी से बात करते हैं और फौरन जो है ना हमारा फोकस टूट जाता है, कोई कॉल आती है या हम अपनी डिवाइस को वैसे ही चेक करने लग जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप्स को मैनेज करने के लिए कि हम जो अपने फैमिली मेम्बर्स हैं या दोस्त हैं उनको एक्टिवली लिसन करें और पूरे फोकस के साथ करें। ये टिप्स इसमें हमें काम देंगी। सबसे पहले जब हम किसी के साथ कन्वर्सेशन करें तो हमारी डिवाइसेस आउट ऑफ साइट और आउट ऑफ रीच होनी चाहिए, यानी हमारा स्मार्टफोन, लैपटॉप ना वो हमारी नज़रों के सामने हो ना हमारी रीच में हो, तब हम किसी के साथ कन्वर्सेशन शुरू करें। जो दूसरा पॉइंट है कि हम फोकस शो करें, हमारी जो पूरी तवज्जो है वो बोलने वाले की तरफ होनी चाहिए। जो तीसरी टिप है कि हम डिस्कशन के दौरान ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछें, जिससे हमारी जो डिस्कशन है वो मज़ीद डीपर होती चली जाए। जो अगली टिप है कि हम सुनने के बाद रिफ्लेक्ट बैक करें कि जो अभी तक की डिस्कशन हुई है उसको समराइज करने की कोशिश करें, ताकि ये मैसेज पास हो कि हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगला बंदा क्या बात कर रहा है।
और ये आखिरी टिप बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब हम किसी से कन्वर्सेशन करते हैं तो हो सकता है हमारे अंदर ये डिज़ायर पैदा हो, ये अर्ज पैदा हो कि मैं अपना स्मार्टफोन चेक करूं या अपना सोशल मीडिया अकाउंट चेक करूं। तो उस पर हमने सब्र करना है और हमने अपना जो फोकस है वो अपनी कन्वर्सेशन के ऊपर रखना है। तो अगर हम एक्टिव लिसनिंग की आदत डालना शुरू कर दें तो हमारे रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे होना शुरू हो जाएंगे। अगेन जो एंड्रॉयड और आईफोन है वो हमें ऑप्शंस देते हैं रिलेशनशिप मैनेजमेंट के लिए, जिसमें एंड्रॉयड में हमारे पास फैमिली लिंक का ऑप्शन है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, और इसके साथ साथ पेरेंटल कंट्रोल्स के ऑप्शन है। अगर हम आईफोन की बात करें तो वो हमें फैमिली शेयरिंग और स्क्रीन टाइम के ऑप्शंस देता है, और जो कम्युनिकेशन लिंक लिमिट्स हैं उनके भी हमें ऑप्शंस देता है। इनको यूज़ करते हुए हम अपनी रिलेशनशिप मैनेजमेंट कर सकते हैं। अगेन जो मेन ऑप्शंस हैं एंड्रॉयड में, हम सेटिंग्स में जाके डिजिटल वेलबींग और पेरेंटल कंट्रोल पे जाते हैं और फिर वहाँ से सेटिंग्स करते हैं। ये आप मज़ीद एक्सप्लोर कर सकते हैं और इंटरनेट से भी इसके ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं। आईफोन में हम सेटिंग्स में जाके जो फैमिली शेयरिंग के ऑप्शंस हैं वो उनको देख सकते हैं, स्क्रीन टाइम के ऑप्शंस देख सकते हैं और रिलेशनशिप मैनेजमेंट को बेहतर कर सकते हैं। जो आखिरी पॉइंट और सबसे मुश्किल पॉइंट है डिजिटल वेलबींग में वो सेल्फ मैनेजमेंट है। इसमें जो पहला पॉइंट है वो है सेट बाउंड्रीज फॉर डिजिटल यूज। कोई बताएगा इसका क्या मतलब है काइंडली? जी, इसमें दो वर्ड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, व्हेन एंड वेयर। हमने इस चीज को क्लियरली सोचना है कि मैंने कब और कहाँ अपनी डिजिटल डिवाइसेस को यूज करना है और कब और कहाँ मैंने अपनी डिजिटल डिवाइसेस को यूज नहीं करना। हमें इसके बारे में बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए और हमें इसे हर हाल में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, हम ये तय कर लें कि जो हमारे डिजिटल फ्री जोन है हमारे घर के अंदर, फॉर एग्जांपल बेडरूम है, डाइनिंग रूम है, हम वहाँ पे कभी भी अपनी डिवाइसेस को यूज़ नहीं करेंगे। इसके साथ साथ जो जो है हमारे पास जो डिजिटल फ्री टाइम्स हैं उनके अंदर भी हम यूज़ नहीं करेंगे, जिसके अंदर हमारा जो है वो खाना है, जब हम फैमिली के साथ खाते हैं या वॉक के लिए जाते हैं एंड सो ऑन। इसी तरह से हम जो डिजिटल वेलबींग्स एप्स हैं उनको यूज़ करके मॉनिटर करेंगे कि हमारी जो स्क्रीन टाइम है वो लिमिटेड है या नहीं है, और हम जो स्क्रीन टाइम लिमिट है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं या नहीं। इसके साथ साथ जो अगली टिप है कि जो हमारी बाउंड्रीज हैं वो हम अपने फैमिली मेंबर से कम्युनिकेट करें, ताकि अगर हम उनको कहीं पे वायलेट कर रहे हो तो वो हमें सपोर्ट करें और हमें रिमाइंडर दें। और इसके साथ साथ जो आखिरी टिप है कि ये जो हमने बाउंड्रीज सेट की हैं हम इनको रेगुलरली रिव्यू करें और अपनी ज़रूरत के मुताबिक एडजस्ट भी करते रहें। जो नेक्स्ट सेल्फ मैनेजमेंट के लिए स्ट्रैटेजी है वो है प्रैक्टिस डिजिटल मिनिमलिज्म। कोई बताएगा जी इसका क्या मतलब है? डिजिटल मिनिमलिज्म इस चीज को कहते हैं कि हम इंटेंशनली, जानबूझकर अपना जो स्क्रीन टाइम है वो कम कर देते हैं और जो गैर अहम और गैर ज़रूरी डिजिटल एक्टिविटीज़ हैं उनको छोड़ देते हैं और उन एक्टिविटीज़ के ऊपर फोकस करते हैं जो हमारी लाइफ में ज़्यादा अहम है और ज़रूरी हैं। और डिजिटल मिनिमलिज्म को इम्प्लीमेंट करने की जो टिप्स हैं उसमें सबसे पहले ये है कि आप अपनी जो डिजिटल स्पेस है उसको क्लियर करते रहें। जो भी एप्स या फाइल्स ऐसी हैं जो आपके यूज़ में नहीं है, काइंडली उनको रिमूव कर दें। इसके साथ साथ जो अपने सोशल मीडिया का यूजेज है उसको आपको लिमिट करना पड़ेगा और आपको एक स्पेसिफिक टाइम स्लॉट रखनी पड़ेगी कि बस इतनी देर मैंने सोशल मीडिया यूज़ करना है, इसके बाद मैंने यूज़ नहीं करना। जो आपकी इम्पॉर्टेंट और एसेंशियल ऐप्स हैं आपको उनको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा और जो बाकी ऐप्स हैं उनकी प्रायोरिटी को लो करना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको ऑफलाइन एक्टिविटीज़ जो है वो प्लान करनी पड़ेंगी और अपने आप को उसके अंदर आपको इंगेज भी करना पड़ेगा, ताकि आपको जो डिजिटल यूज़ है या डिजिटल टाइम है वो कम से कम होता चला जाए। और आखिरी टिप ये है कि जो आपकी डिजिटल हैबिट्स हैं उनको आप रेगुलरली मॉनिटर करते रहें, इवेल्युएट करते रहें और एनालाइज करते रहें और कोशिश करें कि उनको आप बेहतर करें और उनके अंदर वैल्यू ऐड करते चले जाएं। जो आखिरी टिप है वो ये है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, प्रैक्टिस माइंडफुल टेक्नोलॉजी यूज़। और इस वक्त एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये आ चुका है कि हम माइंडलेस यूज़ कर रहे हैं टेक्नोलॉजी का।
कोई बताएगा जी माइंडफुल टेक्नोलॉजी यूज का क्या मतलब है जी? तो बताएगा जी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये प्रॉब्लम आजकल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। to use it more productively. सही। इसमें दो वर्ड्स अगर हम याद कर लें। स्क्रॉलिंग करना। अच्छा, सही। माइंडफुल टेक्नोलॉजी यूज कहते हैं, दो वर्ड्स को अगर हम याद कर लें, वाई एंड हाउ। जब भी आप स्मार्टफोन यूज करने लगे, कोई डिजिटल डिवाइस यूज करने लगे, अपने आप से एक सवाल पूछें, वाई, मैं इसे क्यों यूज करने जा रहा हूं, और हाउ, मैंने इसे कैसे यूज करना है। जब तक ये वाई और हाउ आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ना लगे, आप डिवाइसेस से दूर रहें। जब आप वाई और हाउ को क्लियर कर लेंगे और आपको लगेगा वो इंपॉर्टेंट है, तो आपके टेक्नोलॉजी का यूज माइंडफुल होगा। इसके इम्प्लीमेंट करने के लिए जो टिप्स हैं वो ये है कि सबसे पहले आपने अपनी इंटेंशन देखनी है, कि आप ये चेक करें कि मैं ये डिवाइस, या जो कोई भी डिवाइस हो सकती है, लैपटॉप है, ये किसी को भी अगर यूज कर रहा हूं, तो मैं इसे क्यों यूज कर रहा हूं। अगर इंटेंशन पॉजिटिव है और यूजफुल है तो फिर करें, और नहीं है तो उसको छोड़ दें। दूसरी टिप ये है कि कभी भी मल्टीटास्किंग मत करें। इससे आपके दिमाग के ऊपर लोड पड़ता है और आपकी दिमागी सलाहियतें और मेंटल हेल्थ आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है। एक वक्त में एक टास्क करें, और एक वक्त में कोशिश करें एक ऐप के ऊपर स्टिक रहें, और जब उसको आप कंप्लीट कर लें, उसके बाद आप दूसरे टास्क की तरफ मूव करें। कहते हैं मल्टीटास्किंग इज द डेथ ऑफ फोकस। उसके बाद ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रेगुलर ब्रेक्स लेने की कोशिश करें जब आप अपनी डिजिटल एक्टिविटीज कर रहे हैं। और इसमें एक रूल है 20-20-20। इसका मतलब ये है कि जब आप 20 मिनट काम कर लें, तो 20 फीट के फासले पे जो चीज़ है उसे 20 सेकंड के लिए देखें। यानी हर 20 मिनट्स के बाद आप अपनी स्क्रीन से साइड पर हो जाएं, और 20 फीट के फासले पे जो चीज़ें आपको विजुअलाइज होती हैं उन्हें एटलीस्ट 20 सेकंड के लिए देखें। रेगुलर ब्रेक्स लेते रहें। इससे आपका जो टेक्नोलॉजी का यूज़ है वो माइंडफुल होता चला जाएगा। उसके साथ अपना जो डेली डिवाइस यूजेज है, जो आपका एंड्रॉयड का डैशबोर्ड है या आईफोन का डैशबोर्ड है, उसको ज़रूर देखें, और उसमें ये चेक करें कि जो आपने ऐप्स यूज़ की हैं या जो एक्टिविटीज़ आपने परफॉर्म की हैं ऑनलाइन, क्या वो वाकई यूज़फुल थी या नहीं थी। इसको ज़रूर मॉनिटर करें और चेक करें। और जो आखिरी टिप है वो ये है कि जितने भी गैर ज़रूरी नोटिफिकेशंस हैं उन सबको आप डिसेबल कर दें। क्योंकि जब आप नोटिफिकेशंस को डिसेबल कर देते हैं तो डिस्ट्रैक्शंस कम होती चली जाती हैं, और आपका जो माइंड का फोकस है वो बढ़ता चला जाता है, और जो टेक्नोलॉजी का यूज़ है वो माइंडफुल होता चला जाता है। अगेन अगर हम एंड्रॉयड और आईफोन्स की बात करें, तो ये आपको हेल्प आउट करते हैं सेल्फ मैनेजमेंट पे भी। एंड्रॉयड के डैशबोर्ड को आप देख सकते हैं, इसके अंदर नाइट लाइट का ऑप्शन है, उनको यूज़ कर सकते हैं। आईफोन आपको ऑप्शन देता है कि आप सेटअप कर सकते हैं, विंड डाउन फोकस मोड के अंदर ऑप्शंस हैं। इसी तरह से जो आईफोन की हेल्थ ऐप है वो आपको हेल्प कर सकती है। तो आप अपनी सेल्फ मैनेजमेंट के लिए जो बिल्ट इन ऐप्स हैं एंड्रॉयड की और आईफोन की, उनसे भी हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पे एक हेल्थ को मैंने और डिस्कस किया क्योंकि मैंने 4 हेल्थ पे फोकस किया था, फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल। तो फिजिकल, मेंटल और सोशल की मैं बात कर चुका हूँ। जो आखिरी हेल्थ है वो स्पिरिचुअल हेल्थ है, कि जब भी हम इंटरनेट को, सोशल मीडिया को, स्मार्टफोन या टेक्नोलॉजी को यूज करें तो चंद चीज़ों की एहतियात करें। सबसे पहले हम गैर इखलाकी तस्वीर और वीडियोस ना देखें। बदकिस्मती से चंद साल पहले गूगल ने एक रिपोर्ट रिलीज की है, वो इंटरनेट पे पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं, जिसके मुताबिक इंटरनेट पे गैर इखलाकी तस्वीर और वीडियोस को सर्च करने में पाकिस्तान टॉप ऑफ द लिस्ट है। और ये रूहानी सेहत कह लें या स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। जो दूसरी चीज़ है, हम अपनी जो ऑफलाइन एक्टिविटीज़ है उसमें कोशिश करें कि नेक सोहबत में बैठें, नेक लोगों में बैठें, नेक माहौल में बैठें, और जो है नेक लोगों से सीखें। तो हमारी जो ऑफलाइन एक्टिविटीज़ हैं उसके अंदर हम नेक सोहबत को ज़रूर इख्तियार करें। अ मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। इसके साथ साथ हम कुछ ना कुछ वक्त अल्लाह के जिक्र के लिए भी निकालें। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, जिसका मफहूम है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, कि अल्लाह के जिक्र में दिलों का सुकून है। तो इंशाल्लाह कुछ वक्त आप कुरान पाक की तिलावत है, तीसरा कलमा, दुरूद शरीफ, इस्तगफार, जो भी मसनून अज़कार हैं,
आप उनको ज़रूर प्रैक्टिस करें, इससे आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ बेहतर होगी। और आखिरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम अपने कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स को हम्बली रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कोई भी सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, कोई भी आप ऑनलाइन एक्टिविटी कर रहे हैं, आप मोअज़्ज़ज़ उलमा कराम से ज़रूर पूछें कि भाई ये एक्टिविटी करना ठीक है या नहीं है, या इस तरह से पैसे कमाना हलाल है कि नहीं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको एक क्लाइंट मिलता है और वो आपसे कहता है कि मैंने जुआ खेलने के लिए, ऑनलाइन गैम्बलिंग के लिए एक सॉफ्टवेयर बनवाना है, तो उसे बनाने से पहले मोअज़्ज़ज़ उलमा कराम से ज़रूर पूछ लें कि ये सॉफ्टवेयर बनाना जायज़ है या नहीं है। तो हम अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ को भी जहन में रखें जब हम स्मार्टफोन, सोशल मीडिया और इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं। तो आई होप कि ये टिप्स आपको फ़ायदा देंगी। मैं समराइज करता हूं आज के जो है वो सेशन को, कि जिसके अंदर मैंने आपके सामने स्पेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, रिलेशनशिप मैनेजमेंट और सेल्फ मैनेजमेंट रखी एक फैमिली के पर्सपेक्टिव से, कि वालिदैन और बच्चे किस तरीके से अपनी डिजिटल वेलबींग को इंश्योर कर सकते हैं। अब मैंने डिफरेंट स्ट्रेटेजीज बताई, हर एक के लिए आपको टिप्स बताई, लेकिन अगर मैं इन सारी स्ट्रेटेजीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए समराइज करूं जो है चीज़ों को, तो वो क्या होगा। सबसे पहले स्मॉल, स्टार्ट स्मॉल। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि सबसे पहले एक हैबिट पकड़ लें। जैसे मैंने आपको एक टिप दी कि आप पूरी फैमिली डिसाइड कर लें कि 24 घंटे में से 1 घंटा हमने इकट्ठे स्पेंड करना है, और उस 1 घंटे के अंदर हम कोई डिजिटल एक्टिविटी नहीं करेंगे, कोई डिजिटल डिवाइस यूज नहीं करेंगे। इसी तरह से दूसरा आप पॉइंट ये कर सकते हैं कि अपने घर में आप ये डिसाइड कर लें कि बेडरूम में और डाइनिंग रूम में कोई भी स्मार्टफोन या कोई भी डिवाइस लेकर नहीं आएगा। तो ये आपने 2 एक्टिविटीज पकड़ ली, 2 स्ट्रैटेजीज पकड़ ली, और इनके ऊपर आपने मेहनत शुरू कर दी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी एंड सो ऑन। सो स्टार्ट स्मॉल और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते चले जाएं। दूसरी जो टिप है वो ये है कि बी पेशेंट। जैसे मैंने डॉक्टर एनेस्थीसिया का एक्सपीरियंस आपको बताया कि उन्हें ऑलमोस्ट 5 मंथ्स लगे कि टू गिव अप हर स्मार्टफोन। आपको शिफ्ट होने में तकरीबन 6 महीने लगेंगे। जब मैं इंग्लैंड पीएचडी करने के लिए गया यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड 2009 में, तो मेरी जो पहली पैनल मीटिंग थी वो 6 मंथ्स के बाद हुई। और जो पैनल ने मुझसे पहला सवाल पूछा वो ये था कि हैव यू सेटल डाउन इन यूके, कि क्या आप यूके में सेटल हो गए हैं। तो किसी भी आप नई ट्रांसफॉर्मेशन जब करते हैं अपनी लाइफ में, तो आपको तकरीबन 6 महीने लग जाते हैं। तो इन डिजिटल वेलबींग की जो हैबिट्स हैं, इनको अडॉप्ट करने में, इनको अपनी लाइफ में पूरी तरह लाने में आपको थोड़ा सा वक्त लगेगा। सो सब्र के साथ चलें। तीसरी है सपोर्ट सिस्टम। जैसे मैंने पहले अर्ज की कि स्टडीज ये कहती हैं कि आप अपनी कुव्वत इरादी या विल पावर से इस एडिक्शन से बाहर नहीं निकल सकते, आपको सपोर्ट सिस्टम चाहिए। तो अपने जो फैमिली मेंबर्स हैं, आपके दोस्त हैं, उनकी सपोर्ट लें ताकि आपकी डिजिटल लाइफ बेहतर हो सके। और जो अगला पॉइंट है वो अकाउंटेबिलिटी है। किसी को अपना मेंटोर बना ले, किसी को अपना बड़ा बना ले, उसको अपनी डेली वर्क प्रोग्रेस बताएं कि मैं डिजिटल लाइफ को बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ। आज मैं इधर था, आज कल मैंने थोड़ा और इम्प्रूव करूंगा, फिर नेक्स्ट डे और करूंगा। अपनी डेली जो वर्क प्रोग्रेस है उसको सेंड करते रहें। ये जो अकाउंटेबिलिटी है ये आपको आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। और जो आखिरी टिप है वो है सेलिब्रेट सक्सेसेस। फॉर एग्जाम्पल, आपने 1 घंटा डिजिटल डिटॉक्स का रख लिया कि, और पूरी फैमिली ने 1 हफ्ते प्रैक्टिस किया, यानी रोजाना फॉर एग्जाम्पल रात को 8 से 9 बजे आपने कोई डिजिटल एक्टिविटी नहीं की, कोई डिजिटल डिवाइस यूज नहीं की। अब इसको सेलिब्रेट करें कि देखिए हमने सक्सेसफुली 1 हफ्ता गुजारा और इसका हमें बहुत ज्यादा क्या हुआ है, फायदा हुआ है। तो ये जो सेलिब्रेशंस हैं छोटी छोटी अचीवमेंट्स के ऊपर, ये आपको बहुत ज्यादा मोटिवेशन देती हैं आगे बढ़ने के अंदर। अगर मैं आज के सेमिनार को समराइज करूं, सिंपल प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज फॉर डिजिटल वेलबींग ऑफ पेरेंट्स एंड किड्स, तो वो ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो फैमिली है उसकी जो डिजिटल लाइफ है वो अच्छी हो जाए, वो बेहतर हो जाए, तो काइंडली 4 चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करें, जिसमें नंबर 1 स्पेस मैनेजमेंट है, नंबर 2 टाइम मैनेजमेंट, नंबर 3 रिलेशनशिप मैनेजमेंट एंड नंबर 4 सेल्फ मैनेजमेंट। और इसके लिए स्ट्रैटेजीज और टिप्स मैंने आपके सामने प्रेजेंट की है। जो हमारा नेक्स्ट सेमिनार है वो डिजिटल हेल्थ का आखिरी सेमिनार होगा, डेट इज पार्ट 4। और जो पार्ट 4 है इसके अंदर इंशाल्लाह मैं प्रेजेंट करूंगा सिंपल स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड प्रोफेशनल्स, के मोअज़्ज़ज़ तलबा कराम, मोअज़्ज़ज़ सादे कराम और जो प्रोफेशनल्स हैं
उनके वो किन स्ट्रेटेजीज को यूज करें और उनको कैसे इम्प्लीमेंट करें कि वो डिजिटल वेलबींग को अचीव कर सकें। ये रेफरेंसेस हैं बुक्स के और डिफरेंट टॉक्स के जो मैंने इस जो है सेशन को तैयार करने के लिए मैंने यूज़ किए थे। आप इनको देखना चाहते हैं, फर्दर कोई रीडिंग करना चाहते हैं तो आप इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। मज़ीद चीज़ों को अगर आप डिटेल के अंदर एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो वो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आपके काइंडली कोई क्वेश्चंस हैं तो मुझसे पूछ लें, इंशाल्लाह मुझे जवाब आ गया तो मैं ज़रूर अर्ज करूंगा, और अगर मुझे ना आया तो मैं इंशाल्लाह अपने रिस्पेक्टेड हज़रत साहब से पूछ के आपको ज़रूर बताऊंगा।